सैफ उल्लाह की कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब सुल्तान अय्यूबी ने सलीबियों का मुतहिदा बेड़ा बहिरे रूम में नजरे आबो आतिश किया था। उनके कुछ बहरी जहाज बचकर निकल गए थे। सुल्तान अय्यूबी बहिरे रूम के साहिल पर अपनी फौज के साथ मौजूद रहा और समंदर में से जिंदा निकलने वाले सलीबियों को गिरफ्तार करता रहा। इनमें 7 लड़कियां भी थीं जिनका तफसीली जिक्र आप सुन चुके हैं। मिस्र में सुल्तान की सूडानी सिपाह ने बगावत कर दी, जिसे सुल्तान ने दबा लिया। उसे सुल्तान जंगी की भेजी हुई कुमक भी मिल गई। वो अब सलीबियों के अज़ाइम को खत्म करने के मंसूबे बनाने लगा। बहिरे रोम के पार रोम शहर के मज़ाफ़ात में सलीबी सरबराहों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इनमें शाह ऑगस्टस था, शाह रिमांड और शहंशाह लुई हफ्तम का भाई रॉबर्ट भी। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा कहरो गज़ब में आया हुआ एक शख्स था जिसका नाम एमलरिक था। वो सलीबियों के उस मुतहिदा बेड़े का कमांडर था जो मिस्र पर फौजकशी के लिए गया था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन पर नागहानी आफत की तरह टूट पड़ा और उस बेड़े के एक भी सिपाही को मिस्र के साहिल पर कदम न रखने दिया। मिस्र के साहिल पर जो सलीबी पहुंचे वो सुल्तान अय्यूबी के हाथ में जंगी कैदी थे। सलीबियों की कॉन्फ्रेंस में एमलरिक के होंठ कांप रहे थे। उसका बेड़ा गर्क हुए 15 दिन गुजर गए थे। वो 15वें दिन इटली के साहिल पर पहुंचा था। सुल्तान अय्यूबी के आतिशी तीर अंदाजों ने उसके जहाज के बादबान और मस्तूल जला डाले थे। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके मल्लाहों और सिपाहियों ने आग पर काबू पा लिया था और वो जहाज को बचा ले गए थे। मगर बादबानों के बगैर जहाज समंदर पर डोलता रहा। फिर तूफान आ गया। उसके बचने की कोई सूरत नहीं रही थी। बहुत से बचे कुचे जहाज और कश्तियां उस तूफान में गर्क हो गई थी। ये एक मौजज़ा था कि एमलरिक का जहाज डूबता भटकता डूब डूब कर उभरता इटली के साहिल से जा लगा था। उसमें उसके मल्लाहों का भी कमाल शामिल था। उन्होंने चप्पुओं के जोर पर जहाज को काबू में रखा था। साहिल पर पहुंचते ही उसने उन तमाम मल्लाहों और सिपाहियों को बेदरीग इनाम दिया। सलीबी सरबराह वहीं उसके मुंतजिर थे। वो इस पर गौर करना चाहते थे कि उन्हें धोखा किसने दिया है। जाहिर है कि शक सूडानी सालार नाजी पर ही हो सकता था। उसी के खत के मुताबिक उन्होंने हमले के लिए बेड़ा रवाना किया था, मगर उनके साथ नाजी का तहरीरी राब्ता पहले भी मौजूद था। उन्होंने नाजी के उस खत की तहरीर पहले 2 खतों से मिलाई तो उन्हें शक हुआ कि ये कोई गड़बड़ है। उन्होंने काहिरा में जासूस भेज रखे थे, मगर उनकी तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली थी। उन्हें ये बताने वाला कोई न था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी और उसके साजिशी सालारों को खुफिया तरीके से मरवा दिया और रात की तारीकी में गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया था। और सलीबी सरबराहों और बादशाहों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि जिस खत पर उन्होंने बेड़ा रवाना किया था वो खत नाजी का ही था। मगर हमले की तारीख सुल्तान अय्यूबी ने तब्दील करके लिखी थी। जासूसों को ऐसी मालूमात कहीं से भी नहीं मिल सकती थी। ये कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। एमलरिक के मुंह से बात तक नहीं निकलती थी। वो शिकस्त खुर्दा था, गुस्से में भी था और थका हुआ भी था। कॉन्फ्रेंस अगले रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। रात के वक्त ये तमाम सरबराह शिकस्त का गम शराब में डुबो रहे थे। एक आदमी उस महफिल में आया। उसे सिर्फ रिमांड जानता था। वो रिमांड का काबिले एतमाद जासूस था। वो हमले की शाम मिस्र के साहिल पर उतरा था। उससे थोड़ी ही देर के बाद सलीबियों का बेड़ा आया और उसकी आंखों के सामने ये बेड़ा सुल्तान अय्यूबी की कलील फौज के हाथों तबाह हुआ। ये जासूस मिस्र के साहिल पर रहा और उसने बहुत सी मालूमात मुहैया कर ली। रिमांड ने उसका तारुफ करवाया तो सब उसके गिर्द जमा हो गए। उस जासूस को मालूम था कि सलीबी सरबराहों ने सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करवाने के लिए रॉबिन नाम का एक माहिर जासूस समंदर पार भेजा था और उसकी मदद के लिए 5 आदमी और 7 जवान और खूबसूरत लड़कियां भी भेजी थी। उस जासूस ने बताया कि रॉबिन जख्मियों के साथ जख्मी होने का बहाना करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में पहुंच गया था। उसके 5 आदमी ताजिरों के भेस में थे। उनमें क्रिस्टोफर नाम के एक आदमी ने अय्यूबी पर तीर चलाया, मगर तीर खता गया। 5 आदमी पकड़े गए और 7 लड़कियां भी पकड़ी गईं। उन्होंने कहानी तो अच्छी घड़ ली थी। सुल्तान अय्यूबी ने लड़कियों को पनाह में ले लिया और 5 आदमियों को छोड़ दिया था। मगर अय्यूबी का एक माहिर सुराग रसां जिसका नाम अली बिन सुफियान था अचानक आ गया। उसने सबको गिरफ्तार कर लिया और 5 में से एक आदमी को सबके सामने कत्ल करवा के दूसरों से इकबाल जुर्म करवा लिया। जासूस ने कहा, मैंने अपने मुताल्लिक बताया था कि मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए सुल्तान ने मुझे जख्मियों की मरहम पट्टी की ड्यूटी दे दी। वहीं मुझे ये इत्तला मिली कि सूडानियों ने बगावत की थी जो दबा ली गई है और सूडानी अफसरों और लीडरों को अय्यूबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रॉबिन, 4 आदमी और 6 लड़कियां अय्यूबी की कैद में हैं, लेकिन अभी तक साहिल पर हैं।
7ਵੀं लड़की जो सबसे ज्यादा होशियार है लापता है। उसका नाम मोबीना अरतलास है और मोबी कहलाती है। अयूबी भी कैंप में नहीं है और उसका सुराग रसा अली बिन सफियान भी वहां नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ। बड़ी ज्यादा उजरत पर तेज रफ्तार कश्ती मिल गई थी। मैं ये खबर देने आया हूँ कि रॉबिन, उसके आदमी और लड़कियां मौत के खतरे में हैं। मर्दों की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को बचाना लाजमी है। आप जानते हैं कि सब जवान हैं और चुनी हुई खूबसूरत हैं। मुसलमान उनका जो हाल कर रहे होंगे उसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। शाह ऑगस्टस ने कहा, हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। रिमांड ने कहा, अगर मुझे यकीन दिला दिया जाए कि लड़कियों को जान से मार दिया जाएगा तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मगर ऐसा नहीं होगा। मुसलमान उनके साथ वैश्यों का सलूक कर रहे होंगे, लड़कियां हम पर लानत भेज रही होंगी। मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। रॉबर्ट ने कहा, यह भी हो सकता है कि मुसलमान उन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करके हमारे खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल करने लगें। बहरहाल हमारा ये फर्ज है कि उन्हें कैद से आजाद कराएं। मैं इसके लिए अपना आधा खजाना खर्च करने के लिए तैयार हूँ। जासूस ने कहा, ये लड़कियां सिर्फ इसलिए कीमती नहीं कि ये लड़कियां हैं, वो दरअसल तरबियत याफ्ता हैं। इतने खतरनाक काम के लिए ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। आप किसी जवान लड़की को ऐसे काम के लिए तैयार नहीं कर सकते कि वो दुश्मन के पास जाकर अपना आप दुश्मन के हवाले कर दे, दुश्मन की अय्याशी का जरिया बने और जासूसी और तखरीबकारी करे। इस काम में इज्जत तो सबसे पहले देनी पड़ती है और ये खतरा तो हर वक्त लगा रहता है कि जूं ही दुश्मन को पता चलेगा कि ये लड़की जासूस है तो उसे अजियतें दी जाएंगी, फिर उसे जान से मार दिया जाएगा। इन लड़कियों को हमने ज़र्रे कसीर सर्फ करके हासिल किया, फिर ट्रेनिंग दी और उन्हें बड़ी मेहनत से मिस्र और अरब की जबान सिखाई थी। एक ही बार 7 तजुर्बाकार लड़कियों को जाया करना अक्लमंदी नहीं। ऑगस्टस ने पूछा, क्या तुम एतमाद से कह सकते हो कि लड़कियों को अयूबी के कैंप से निकाला जा सकता है? जासूस ने कहा, जी हाँ, निकाला जा सकता है। इसके लिए गैर मामूली तौर पर दलेर और पुख्ताकार आदमियों की जरूरत है, मगर यह भी हो सकता है कि वो 1-2 दिनों तक रॉबिन, उसके 4 आदमियों और लड़कियों को काहिरा ले जाएं। वहां से उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर हम वक्त जाया न करें तो हम उन्हें कैंप में ही जा लेंगे। आप मुझे 20 आदमी दे दें, मैं उनकी रहनुमाई करूंगा, लेकिन आदमी ऐसे हों जो जान पर खेलना जानते हों। एमलरिक ने गरज कर कहा, हमें हर कीमत पर उन लड़कियों को वापस लाना है। उस पर बहीरा रोम में जो बीती थी उसका वो इंतकाम लेने को पागल हुआ जा रहा था। वो सलीबियों के मुतहिदा बेड़े और उस बेड़े में सवार लश्कर का सुप्रीम कमांडर बनकर इस उम्मीद पर गया था कि मिस्र की फतह का सेहरा उसके सर बंधेगा, मगर सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे मिस्र के साहिल के करीब भी न जाने दिया। वो जलते हुए जहाज में जिंदा जल जाने से बचा तो तूफान ने घेर लिया। अब बात करते उसके होंठ कांपते थे और वो ज्यादातर बातें मेज पर मुक्के मारकर या अपनी रान पर जोर जोर से हाथ मारकर अपने जज्बात का इजहार करता था। उसने कहा, मैं लड़कियों को भी लाऊंगा और सलाहुद्दीन को कत्ल भी करवाऊंगा। मैं इन्हीं लड़कियों को मुसलमानों की सल्तनत की जड़ें खोखली करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। रिमांड ने कहा, मैं सच्चे दिल से आपकी तायद करता हूँ शाह एमलरिक। हमें तरबियत याफ्ता लड़कियों को इतनी आसानी से जाया नहीं करना चाहिए और ना ही हम करेंगे। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि शाम के हरमों में हम कितनी लड़कियां दाखिल कर चुके हैं। कई मुसलमान गवर्नर और अमीर इन लड़कियों के हाथों में खेल रहे हैं। बगदाद में ये लड़कियां उमरा के हाथों ऐसे मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करवा चुकी हैं जो सलीब के खिलाफ नारा लेकर उठे थे। मुसलमानों की खिलाफत को हमने औरत और शराब से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इनमें इत्तेहाद नहीं रहा। वो ऐशो इशरत में गर्क होते जा रहे हैं। सिर्फ 2 आदमी हैं जो अगर जिंदा रहे तो हमारे लिए मुस्तकिल खतरा बने रहेंगे, एक नूरुद्दीन जंगी और दूसरा सलाहुद्दीन अयूबी। अगर इन दोनों में से एक भी ज्यादा देर तक जिंदा रहा तो हमारे लिए इस्लाम को खत्म करना आसान नहीं होगा। अगर सलाहुद्दीन ने सूडानियों की बगावत दबा ली है तो इसका मतलब यह है कि ये शख्स उस हद से ज्यादा खतरनाक है जिस हद तक हम इसे समझते रहे हैं। हमें मैदान जंग से हटकर तखरीबकारी का महाज भी खोलना पड़ेगा। मुसलमानों में तफरका और बेइत्मीनानी फैलाने के लिए हमें इन लड़कियों की जरूरत है। लुई हफ्तम के भाई रॉबर्ट ने कहा, हमें अपने कामयाब तजुर्बों से फायदा उठाना चाहिए। अरब में हम मुसलमानों की कमजोरियों से फायदा उठा चुके हैं। मुसलमान औरत, शराब और दौलत से अंधा हो जाता है। मुसलमान को मारने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे मुसलमानों के हाथों मरवाओ। मुसलमान को ज़हनी अय्याशी का सामान मुहैया कर दो तो वो अपने दीन और ईमान से दस्तबरदार हो जाता है। तुम मुसलमान का ईमान आसानी से खरीद सकते हो। उसने अरब के कई उमरा और वज़रा की मिसालें दी
जिन्हें सलीबियों ने औरत, शराब और दौलत से खरीद लिया था और उन्हें अपना दरपर्दा दोस्त बना लिया था। कुछ देर मुसलमानों की कमजोरियों के मुताल्लिक बातें हुई, फिर लड़कियों को आजाद करवाने के अमली पहलुओं पर गौर हुआ। आखिर ये तय पाया कि 20 निहायत दलेर आदमी इस काम के लिए रवाना किए जाएंगे और वो अगली शाम तक रवाना हो जाएं। उसी वक्त 4-5 कमांडरों को बुलाया गया। उन्हें असल मकसद और मुहिम बताकर कहा गया कि 20 आदमी मुंतखब करें। कमांडरों ने थोड़ी देर इस मुहिम के खतरों के मुताल्लिक बहस मुबाहसा किया। एक कमांडर ने कहा, हम पहले ही एक ऐसी फोर्स तैयार कर रहे हैं जो मुसलमानों के कैंपों पर शबखून मारा करेगी और उनकी मुतहर्रिक फौज पर भी रात को हमले करके परेशान करती रहेगी। इस फोर्स के लिए हमने चंद एक आदमी मुंतखब किए हैं। अगस्टस ने कहा, लेकिन ये आदमी 100% काबिल एतमाद होने चाहिए। वो हमारी तुम्हारी नजरों से ओझल होकर ये काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी न करें और वापस आकर कहें कि वो बहुत कुछ करके आए हैं। एक कमांडर ने कहा, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारी फौज में ऐसे सिपाही भी हैं जिन्हें हमने जेल खानों से हासिल किया है। ये डाकू, चोर और रहजन थे। इन्हें बड़ी बड़ी लंबी सजाएं दी गई थीं। इन्हें जेल खानों में मरना ही था। हमने उनसे बात की तो वो जोशो खरोश से फौज में आ गए। आपको शायद ये मालूम करके भी हैरत हो कि नाकाम हमले में इन सजा याफ्ता मुजरिमों ने बड़ी बहादुरी से कई जहाज बचाए हैं। मैं लड़कियों को मुसलमानों से आजाद करवाने की मुहिम में ऐसे 3 आदमी भेजूंगा। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों में ऐशो इशरत का रुझान बढ़ गया और इत्तेहाद खत्म हो रहा था। ईसाइयों ने मुसलमानों को अखलाकी तबाही तक पहुंचाने में ज़हनी अय्याशी का हर सामान मुहैया किया। अब उन्हें ये तवक्को थी कि मुसलमानों को एक ही हमले में खत्म कर देंगे। चुनाचे उनके खिलाफ ईसाई दुनिया में नफरत की तूफानी मुहिम चलाई गई और हर किसी को इस्लाम के खिलाफ जंग में शरीक होने की दावत दी गई। इसके जवाब में माशरे के हर शोबे के लोग सलीबी लश्कर में शामिल होने लगे। इनमें पादरी भी शामिल हुए और आदि मुजरिम भी गुनाहों से तौबा करके मुसलमानों के खिलाफ मुसल्ला हो गए। बाज मुल्कों के जेल खानों में जो मुजरिम लंबी कैद की सजाएं भुगत रहे थे वो भी फौज में भर्ती हो गए। उन मुजरिमों के मुताल्लिक ईसाइयों का तजुर्बा गालिबन अच्छा था, जिसके पेश नजर एक कमांडर ने लड़कियों को आजाद करवाने और सलाहुद्दीन को कत्ल करने के लिए कैदी मुजरिमों का इंतखाब किया था। सुबह तक 20 इंतहाई दलेर और ज़हीन आदमी चुन लिए गए। इनमें मैग्नाना मारियूस भी था, जिसे रोम के जेल खाने से लाया गया था। उस जासूस को जो डॉक्टर के बहरूप में सुल्तान अय्यूबी के कैंप में रहा और फरार हो आया था, उस कमांडो पार्टी का कमांडर और गाइड मुकर्रर किया गया। इस पार्टी को यह मिशन दिया गया कि लड़कियों को मुसलमानों की कैद से निकालना है। अगर रॉबिन और उसके 4 साथियों को भी आजाद करवाया जा सके तो करवा लेना, वरना उनके लिए कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। दूसरा मिशन था सलाहुद्दीन अय्यूबी का कत्ल। उस पार्टी को कोई अमली ट्रेनिंग न दी गई, सिर्फ ज़बानी हिदायत और जरूरी हथियार देकर उसी रोज एक बादबानी कश्ती में माहीगिरों के भेस में रवाना कर दिया गया। जिस वक्त ये कश्ती इटली के साहिल से रवाना हुई, सलाहुद्दीन अय्यूबी सूडानियों की बगावत को मुकम्मल तौर पर दबा चुका था। सूडानियों के बहुत से कमांडर मारे गए या जख्मी हो गए थे और बहुत से सुल्तान अय्यूबी के दफ्तर के सामने खड़े थे। उन्होंने हथियार डालकर शिकस्त और सुल्तान अय्यूबी की इताअत कबूल की। वो सुल्तान के हुक्म के मुंतजिर थे। सुल्तान अंदर बैठा अपने सालारों वगैरह को अहकाम दे रहा था। अली बिन सफियान भी मौजूद था। इस फतह में उसका बहुत अमल दखल था। सलीबियों को शिकस्त देने में भी उसके निज़ाम जासूसी ने बहुत काम किया था, बल्कि ये दोनों कामयाबियां जासूसी के निज़ाम की ही कामयाबियां थीं। सुल्तान अय्यूबी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, उसने अली बिन सफियान से कहा, अली, हमें उन जासूस लड़कियों और उनके साथियों के मुताल्लिक सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वो अभी तक साहिल पर कैदी कैंप में हैं। उन सबको फौरन यहाँ लाने का बंदोबस्त करो और तहखाने में डाल दो। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं अभी पैगाम भिजवाता हूँ। उन सबको यहाँ पहरे में बुलवा लेता हूँ। सुल्तान, आप शायद 7वीं लड़की को भूल गए हैं। वो सूडानियों के एक कमांडर बालियान के पास थी। उसी लड़की से जासूसों और बगावत का इंकिशाफ हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि बालियान उन कमांडरों में नहीं है जो बाहर मौजूद हैं, और वो जख्मियों में भी नहीं है, और वो मरे हुओं में भी नहीं है। मुझे शक है कि 7वीं लड़की, जिसका नाम फखरुल मिस्री ने मोबी बताया था, बालियान के साथ कहीं रूपोश हो गई है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अपना शक रफा करो अली, यहाँ मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बालियान लापता है तो वो बहिरा रोम की तरफ निकल गया होगा। सलीबियों के सिवा उसे और कौन पनाह दे सकता है। बहरहाल उन जासूसों को तहखाने में डालो और अपने जासूस फौरन तैयार करके समंदर पार भेज दो। एक सालार ने कहा, ज्यादा जरूरी तो ये है कि अपने जासूस अपने ही मुल्क में फैला दिए जाएं।
یہ مشورہ دینے والا سلطان نورالدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا سالار تھا۔ اس نے کہا، ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے مسلمان امراء سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ سلطان زنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو روکیں یا اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ رویداد غور سے سنی اور کہا، اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں دیانتدار اور اپنے مذہب سے مخلص رہے تو باہر حملے اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اپنی نظر سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظریں بحیرہ روم سے آگے لے جاؤ۔ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک پھونک سے گل ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ ہم ایمان کے چراغ روشن کریں گے۔ سالار نے کہا، ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشی کو روک لیں گے سلطان محترم، ہم مایوس نہیں ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، صرف 2 لعنتوں سے بچو میرے عزیز رفیقو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحیرہ روم کے کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابن اس کے 4 ساتھیوں اور لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار کر کے 20 محافظوں کے پہرے میں دارالحکومت کی طرف بھیج دو۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ 6-7 سپاہی لیے اور کماندار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے ان سوڈانی کمانداروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اسے لڑائی میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی وہ اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو بحیرہ روم کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ علی بن سفیان بالیان کے گھر گیا تو وہاں اس کی 2 بوڑھی خادماؤں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالیان کے گھر میں 5 لڑکیاں تھیں۔ ان میں جس کی عمر ذرا زیادہ ہو جاتی تھی اسے وہ غائب کر دیتا اور اس کی جگہ جوان لڑکی لے آتا۔ ان خادماؤں نے بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت کے 1 روز کے بعد جب سوڈانیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہوا، دوسرے گھوڑے پر اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ 7 گھڑ سوار تھے۔ حرم کی لڑکیوں کے متعلق بوڑھیوں نے بتایا کہ وہ گھر میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلی گئیں۔ علی بن سفیان وہاں سے واپس ہوا تو ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور علی بن سفیان کے سامنے رکا۔ اس پر فخر المصری سوار تھا۔ کود کر گھوڑے سے اترا اور ہانپتی کانپتی آواز میں بولا، میں آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میں بھی اسی بدبخت بالیان اور اس کافر لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان سے انتقام لوں گا۔ جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں قتل نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں وہ کدھر ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا ہے، لیکن ان کے ہمراہ 7 مسلح محافظ ہیں اور میں اکیلا تھا۔ وہ بحیرہ روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اس نے علی بن سفیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کے لیے مجھے صرف 4 سپاہی دے دیں، میں ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ علی بن سفیان نے اسے اس وعدے سے ٹھنڈا کیا کہ وہ اسے 4 کی بجائے 20 سوار دے گا۔ وہ ساحل سے آگے اتنی جلدی نہیں جا سکتے، میرے ساتھ رہو۔ علی بن سفیان مطمئن ہو گیا کہ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔